प्रदर्शनकारी जिन्होंने रबड़ की गोलियां और वास्तविक गोलियों का समान रूप से सामना किया, वे के खैरात नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वही मांग रहे हैं जो उनका अधिकार है, सम्मान, अवसर और जवाबदेही। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हुई थी, लेकिन सोमवार के अंत तक ये नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में यह युद्ध के बाद की सबसे खूनी दिन बन गया। काठमांडू और अन्य शहरों की सड़क पर कम से कम 19 लोग, जिनमें ज़्यादातर युवा नेता थे, की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 400 से ज़्यादा घायल हुए और मंगलवार तक बढ़ते दबाव के चलते प्रधानमंत्री केपी सिंह ओली ने इस्तीफा दे दिया। फिर भी ये संकट जन असहमति पर एक असफल प्रतिक्रिया से कहीं अधिक गहरा है। नेपाल में जो घटित हो रहा है वह पीढ़ीगत आकलन है। जेन जेट के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ सेंसरशिप के खिलाफ नहीं है, ये जड़ जमाए राजनीतिक विशेषाधिकार, भाई भतीजावाद और अभिजात वर्ग की जन मुक्ति के खिलाफ एक खुला विरोध है। जन आक्रोश के केंद्र में तथाकथित भाई भतीजावाद के बच्चे, राजनेताओं और शक्तिशाली नौकरशाहों के बच्चे, जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कार, लग्जरी जीवन शैली का दिखावा करते हैं, जबकि औसत नेपाली युवा रोजगार, सस्ती शिक्षा और सबसे बढ़कर सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। कभी अधिक ताकतवर माने जाने वाले ओली का इस्तीफा एक जीत जैसा लग सकता है, लेकिन देश के नवजागत युवाओं के लिए ये गणतंत्र को उन लोगों से वापस पाने के एक गहरे आंदोलन की शुरुआत मात्र है, जिन्होंने लंबे समय से नेपाल को अपनी विरासत की जागीर समझा है। असहमति को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर सत्तावादी प्रतिबंध से शुरू हुआ आंदोलन जल्दी बेकाबू हो गया। सोमवार तक हजारों युवाओं की संख्या में, ज़्यादातर स्कूली यूनिफॉर्म और गले में कॉलेज के पहचान पत्र लटकाए छात्र मैत्री घर से न्यू बानेश्वर तक मार्च कर रहे थे। उनके नारे शांतिपूर्वक थे, पिछली क्रांतिकारी के गीतों की गूंज, गांव गांव बता उठा, बस्ती बस्ती बता उठा, अगस्त शहर विवाद में समझे तो हर गांव से उठो, हर शहर से उठो। लेकिन उनका स्वागत बातचीत या तनाव कम करने के प्रयासों से नहीं, बल्कि आंसू गैस, रबड़ की गोलियां और अंत गोलियों से हुआ। सूत्रों के अनुसार ज़्यादातर युवाओं को सिर और सीने में गोली मारी गई थी। इस नरसंहार की तुलना नेपाल के अतीत के सबसे काले दिनों में की जाने लगी, लेकिन इस बार ये किसी राजा या किसी विदेशी ताकत का नहीं, बल्कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का काम था। ओली सरकार ने हिंसा के पीछे घुसपैठियों का हाथ बताकर दोष डालने की कोशिश की। देश इस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। जब ऐसी खबरें आई कि विरोध प्रदर्शनों की पूर्व अनुमति के बावजूद पुलिस की तैनाती खराब थी, वह पूरी तरह तैयार नहीं थी, तो जनता का गुस्सा भड़क उठा। इस विरोध प्रदर्शन में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और खुलेआम युवाओं के प्रति अपना समर्थन जताया। हालांकि विरोध प्रदर्शन का तत्कालिक कारण सोशल मीडिया प्रतिबंध था, लेकिन इसके पीछे का आक्रोश वर्षों से पनप रहा था। खासकर 2006 के शांति समझौते के बाद पैदा हुए युवा भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वह निष्कर्ष राजनीतिक व्यवस्था से ग्रस्त देश में पले बड़े हैं। वही कुलीन राजनेताओं के बच्चों ने एक बिल्कुल अलग ही हकीकत जी है। ये नेपो किड्स, जिनमें से कहीं न कभी नौकरी नहीं की, फिर भी विदेशी कार्य चलाते हैं और विदेशों में छुट्टियाँ मनाते हैं। नेपाल के संघर्ष पश्चात लोकतंत्र में जो कुछ भी गलत है और उसके प्रतीक बन गए हैं, इनका जीवन जो बेबाकी से ऑनलाइन दिखाया जाता है, उन अधिकांश युवाओं से बिल्कुल अलग है, जिन्हें विदेशों में कम वेतन वाली नौकरियां ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह विश्वविद्यालयों में भी राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। शिकायतें इंस्टाग्राम तक सीमित नहीं है। नेपाल का प्रमुख शैक्षिक संस्थान तिरुभुवन विश्वविद्यालय TU राजनीतिक पक्षपात से खोखला हो गया है।
टीयू में विभागाध्यक्ष से लेकर कुलपति तक की नियुक्तियां योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि राजनीतिक कोटे से तय होती रही है। मूल रूप से निरंकुशता से लड़ने के लिए गठित छात्र संघ अब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तालाबंदी, हड़ताल और पार्टियों से जुड़े व्याख्याताओं के लिए स्थायी नौकरियों की मांग के साथ परिषद के जीवन को ठप कर रहे हैं। जैसा कि एक हालिया विश्लेषण में बताया गया है, जिन संस्थाओं से युवा नेपालियों का उत्थान करने की उम्मीद थी वही राजनीतिक लूट के मैदान बन गए हैं। नतीजा एक पीढ़ी न केवल अवसर से वंचित हुई बल्कि व्यवस्था से भरोसा भी छिन गया। युवा नेताओं का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन किसी एक पार्टी या प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है। एक विश्वविद्यालय के छात्र ने कहा, हम ओली से नहीं लड़ रहे हैं, हम ओलीवाद से लड़ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था जो योग्यता के बजाय वफादारी, काम के बजाय धन और सच्चाई के बजाय चुप्पी को तरजीह देती है। ओली का कार्यकाल लंबे समय से सत्तावादी गतिविधियों से चिन्हित रहा। 2020 और 2021 में संसद भंग करने के उनके प्रयासों से लेकर महामारी के दौरान जनमत को नकारने तक वे अक्सर एक लोकतांत्रिक से ज़्यादा एक तानाशाह नजर आए हैं। इस हफ्ते उनका पतन सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं है बल्कि उस पूरी राजनीतिक संस्कृति पर एक गंभीर अभियोग है जिसने उन्हें सक्षम बनाया। हालांकि आगे चुनौती बहुत बड़ी है। ओली का इस्तीफा जनता को क्षणिक रूप से संतुष्ट कर सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उनकी जगह कौन लेगा और क्या वे कोई अलग होंगे। नेपाल के युवा अब विरोध की कड़वी कीमत चुका चुके हैं और व्यापक बदलाव से कम किसी चीज़ पर राजी होने की संभावना नहीं है। ये अब सेंसरशिप या भाई भतीजावाद का विरोध नहीं है। जैसे कि उनमें से कई ने कहा, यह राष्ट्र की आत्मा के लिए एक लड़ाई है। नेपाल जहां स्कूल और कॉलेज की वर्दी पहने अपने मारे गए बच्चों के लिए शोक मना रहा है, वहीं एक ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि देश एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी संभव नहीं है। इन हत्याओं से निष्कर्ष डिजिटल मूल निवासी एक पीढ़ी को सक्रिय राजनीतिक एजेंटों में बदल दिया है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का उल्टा असर हुआ है, जिसे ऑनलाइन आक्रोश को वास्तविक दुनिया के प्रतिरोध में बदल दिया है और ये आंदोलन अभी खत्म होने से बहुत दूर है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर जो बहाल हो गए हैं, युवा नेपाली शहीदों को श्रद्धांजलि पोस्ट कर रहे हैं। #Justice419 नेपोकिट एक्सपोर्ट जैसे हैशटैग के साथ नाम, चेहरे और कहानियाँ शेयर की जा रही हैं। डिजिटल प्रतिरोध फिर से जाग उठा है और इस बार यह ज़्यादा विस्तृत, ज़्यादा समझदार और ज़्यादा संगठित है। देश के राजनीतिक अभिजात वर्ग के लिए संदेश स्पष्ट है। ये कोई क्षणिक विद्रोह नहीं है, ये एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय है। युवाओं द्वारा संचालित, डिजिटल रूप से जुड़ी हुई और न्याय के लिए गहराई से प्रतिबद्ध। नेपाल का लोकतंत्र इस दौर से बच पाएगा या नहीं, ये न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि ओली की जगह कौन लेगा, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि क्या व्यवस्था को सुधरने के लिए तैयार है या बेहतरी के लिए उसे बदला जा सकता है। रबड़ की गोलियां असली गोलियों का सामना करने वाले प्रदर्शनकारी किसी भी तरह की खराब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वे वही मांग कर रहे हैं जो उनका हक है, सम्मान, अवसर और जवाबदेही। सड़कों पर उमड़ा गुस्सा सिर्फ एक भावनात्मक मुद्दा नहीं है, ये एक उद्देश्य से प्रेरित है और कोई भी हार नहीं मान सकता जब तक कि उसके बाद वास्तविक बदलाव न हो।